हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसमें आज हम 22 सितंबर 2020 का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम रोज़ जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो भी न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट नेशनल अफेयर्स रहते हैं या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स रहते हैं, इसके साथ ही कोई इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात खेल समाचार होते हैं या फिर कुछ बुक रिलेटेड न्यूज़ होती है, कोई अवार्ड से संबंधित न्यूज़ होती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके साथ ही हम कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पर देखते हैं और जो भी न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं और आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही हमारा रोज़ का एक क्विज भी होता है, तो आप ये जो पूरा सेशन है इसे ध्यान से देखिए ताकि वो जो क्विज है उसका आंसर आप सही से दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स मतलब राष्ट्रीय मामले, उसमें हमारा पहला पॉइंट है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। तो ये एक इवेंट चलाया जा रहा है। ये इवेंट इसलिए चलाया जा रहा है ताकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमें जो हमारे देश का डोमेस्टिक टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भी बोला गया था कि हमें हमारे देश के अंदर ही और ज़्यादा जो डेस्टिनेशंस हैं उन्हें ढूंढना चाहिए जहाँ पर हम टूरिज्म के लिए, जहाँ पर हम घूमने के लिए जा सके। तो इसी के चलते एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है और इसी के चलते एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। तो ये जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 है, ये जो प्रोग्राम होगा ये 4 डेज़ का होगा, 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा ये, जिसकी स्टार्टिंग होगी 27 सितंबर से। इसके साथ में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका इनॉग्रेशन हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह उनके द्वारा किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता लगा कि हमारे होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का। और इसके चलते अभी क्या हुआ है कि इससे रिलेटेड जो लोगो है और जो सॉन्ग है उसे अनवेल किया गया है। तो ये एक लोगो है, ये दिया गया है इस नॉर्थ ईस्ट 2020 का जो इवेंट है उससे रिलेटेड, और इसके साथ ही इससे रिलेटेड एक सॉन्ग दिया है ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन किया जाए और जो डोमेस्टिक टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे बढ़ावा मिले। अगर डोमेस्टिक टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे बढ़ावा मिलेगा तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो भी बेहतर होगी। जब हमारे द्वारा स्थानों पर घूमने जाया जाता है तो उसमें फॉरेन डेस्टिनेशन की जगह हम इंडियन डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो उससे हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी बेहतर होगी। इसी के चलते जो इस तरीके के टूरिज्म स्थान हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड की जा रही है और इसके लिए डिफरेंट टाइप के जो वेबिनार हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। जैसे हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि एक बुद्धा पर वेबिनार हुआ था, उनसे रिलेटेड जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अब नॉर्थ ईस्ट के रिलेशन में एक इवेंट है वो आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा वोकल फॉर लोकल की बात की गई थी उसे बढ़ावा दिया जा चुके। और इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है इंडिया की, उनको लेकर ये बोला जा रहा है कि जब कोविड ख़त्म होगा या कोविड कम होगा उसके बाद में जब टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, टूरिस्ट बाहर जाएंगे, तो उसमें भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह होगी और यहाँ पर जो व्यवसाय है वो बढ़ पाएगा। तो अगर हम भारत में नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर टोटल 8 स्टेट आती है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के संबंध में आपने 7 सिस्टर्स का नाम सुना होगा। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है उन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 8 स्टेट्स आती है, तो इसमें जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता है। ये बाकी की जो 7 स्टेट है ये 7 सिस्टर्स में काउंट होती है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी 7 स्टेट्स में नहीं आती है और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है, लेकिन वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये जो इवेंट आयोजित हो रहा है इसका एफर्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी जो लोकल डेस्टिनेशन है उसे एक्सप्लोर कर सके बाहर जाने की जगह। और इसमें नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये बोला जाता है कि हमारे बाकी का जो देश है, रेस्ट ऑफ इंडिया जो है, उसे नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है अर्थात वहाँ की जो सभ्यता है, इसके अलावा वहाँ के जो क्यूजीन्स है, जो खाना पीना है और वहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप
स्किल जो है, वहाँ का जो सीनेटिक एट्रीब्यूट है, मतलब वहाँ की जो सीनरीज है, वहाँ का जो दृश्य है, और इसके साथ ही वहाँ की जो सोसाइटी है जो कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, अर्थात बहुत ज़्यादा अनुशासित है, साथ ही वो लिटरेट है अर्थात साक्षर है, और फॉरवर्ड लुकिंग है मतलब अग्रगामी है। तो उससे भारत का जो अन्य स्थान है वो उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है वहाँ पर कई जो हैंडीक्राफ्ट हैं वो भी फेमस है, और यहाँ पर एक काफ़ी ही रिच बिजनेस ट्रेडिशन है, समृद्ध व्यापार परंपरा है, किससे संबंधित, बैम्बू से संबंधित चीज़ों को लेकर, जो हैंडीक्राफ्ट होता है उनको लेकर। वहाँ के कई टेक्सटाइल फेमस है, मतलब वहाँ के कई प्रकार के कपड़े फेमस है, साथ ही में वहाँ का जो हैंडलूम है जिसे हथकरघा कहते हैं वो भी फेमस है। तो इन सभी को लेकर एक काफ़ी अच्छा बिजनेस ट्रेडिशन जो है वहाँ पर विद्यमान है, जिससे कि देश के अन्य स्थान के जो लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंडियन रेलवेज को लेकर, कि इंडियन रेलवेज में स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो मनाया जा रहा है। तो इंडियन रेलवेज जो है स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है 16 से लेकर 30 सितंबर के बीच में। तो अगर हम स्वच्छता के बारे में बात करें तो स्वच्छता की जो शुरुआत की गई थी वो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। 2 अक्टूबर आपको पता होगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और उस दिन को स्वच्छता के रूप में मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी जो थे चीज़ों की स्वच्छता को बढ़ावा देते थे। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था इसका उद्देश्य सर्वव्यापी स्वच्छता जो है उसे फैलाना था। तो इसी के चलते ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये विभिन्न जो डिपार्टमेंट है वो मंत्रालय है उनके द्वारा अलग अलग टाइम पर मनाया जाता है, जिसके तहत क्या किया जाता है, उनके द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाता है। तो इंडियन रेलवेज जो है वो स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है 16 से 30 सितंबर के बीच में। इसकी जब शुरुआत की गई, इसका जब इनॉग्रेशन हुआ था 16 सितंबर को, तो उस टाइम पे क्या किया गया था कि जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं, उन्हें सभी जोनल रेलवे के हेडक्वार्टर्स में, डिवीज़न ऑफिसेज में और दूसरे स्थान जो है वहाँ पर शपथ दिलाई गई थी। स्वच्छता से संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए उनको शपथ दिलाई गई थी। इसके अलावा ये जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा इसके तहत क्या किया जाएगा कि क्लीनलीनेस और सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा, मतलब सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न स्टेशनों पर, ट्रेन पर जो ट्रैक हैं उनकी सफाई को लेकर, और जो रेलवे की कॉलोनीज होती है या फिर दूसरे एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनकी सफाई और सैनिटेशन पर ध्यान दिया जाएगा। और इसमें स्पेशल फोकस होगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है इसका स्पेशल फोकस है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ वेबिनार ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ये जो वेबिनार है इसकी थीम है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है स्वच्छता एंड एनवायरनमेंट, और ये वेबिनार जो है वो नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी जो है उसके साथ में पार्टनरशिप करके ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता और एनवायरनमेंट वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया है नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा वो यूएनईपी की पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके साथ ही ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है इसकी शुरुआत मतलब 16 सितंबर और इसका जो अंत होगा 13 सितंबर, उस समय ये जो वेबिनार है वो आयोजित किया जाएगा। इसके साथ में ये जो सेशन है इसमें किन किन मेन पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, प्रकाश डाला गया है स्वच्छता के संबंध में। तो उसमें ये है कि जो इंडियन रेलवेज है उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, पानी की सेविंग को लेकर और एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसमें विशेष यहाँ पर स्टेप उठाए गए हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पानी की बचत और ऊर्जा के संरक्षण के लिए। इसके साथ ही आईआर इनिशिएटिव जो है वो कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन के साथ में। इसके साथ ही जो रेलवे स्टेशन हैं उनको ग्रीन रेटिंग दी जाएगी ताकि उनमें जो कंपटीशन है वो बढ़े और वो जो स्वच्छता है, जो सैनिटेशन है उसे बेहतर करने का कार्य करे। रेटिंग देने से वो जो स्टेशन है वो एक प्रकार से आपस में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। इसके साथ ही इसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका संयोजन करने का, उसको कॉम्बैट करने की बात की जा रही है, और साथ ही में पर्सपेक्टिव ऑन सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि कोई कचरा बना उसके बाद में उसका वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, उसका रिसाइकलिंग हो और उसका वापस यूज़ हो। तो इस तरीके की जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसे बढ़ावा दी जाने की इसमें बात की गई है। तो हम यहाँ पर जब स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम रेलवे की बात कर रहे हैं कि रेलवे स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, तो आपके लिए एक पॉइंट हो जाता है कि भारत में सबसे
जो क्लीनलीस्ट रेलवे स्टेशन है, सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है, वो कौन सा है? तो सर्वे के हिसाब से जो जयपुर का रेलवे स्टेशन है वो भारत में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। और ये जो सर्वे किया गया है ये इंडियन रेलवेज के द्वारा किया गया था। इसके बाद में हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण आया था 2020। इस स्वच्छता सर्वेक्षण के हिसाब से भारत की जो सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे क्लीनलीस्ट सिटी है, वो है इंदौर। तो इंदौर जो है अभी 2020 में चौथी बार भारत की सबसे स्वच्छ शहर जो है वो बना है। इससे पहले 3 साल के लिए मतलब 2019, 18 और 17 में भी इंदौर को ही सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा जो है वो दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और, ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिलीज किया जाता है यूनियन हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा। तो इस तरीके से स्वच्छता को लेकर ये पॉइंट जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही एक पॉइंट और है कि 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती है उस दिन स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो है घर तक फाइबर स्कीम। ये बिहार में लॉन्च की गई है। तो बिहार में नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा 9 हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं और घर तक फाइबर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। ये जो घर तक फाइबर स्कीम है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि सभी हाउस होल्ड जो हैं, सभी घर जो हैं, उन्हें ऑप्टिकल फाइबर सर्विस प्रदान की जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर सर्विस के तहत क्या होता है कि जो इंटरनेट है उस तक पहुंच होती है सभी लोगों की। इसके अलावा ये जो स्कीम लॉन्च की गई है ये 21 सितंबर को लॉन्च की गई है और इसका टारगेट है कि मार्च 2021 तक बिहार के सभी 45,945 जो गांव हैं वहां पर इंटरनेट की सुविधा पहुंच पाए। ये जो घर तक फाइबर योजना है इसके तहत गांव और ग्रामीण क्षेत्र जो है उन पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि देश के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच सके और वो इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करने में सक्षम हो। तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और अगर आप किसी बिहार के स्पेसिफिक एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस स्कीम में मार्च 2021 तक बिहार के 45,945 घरों तक इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इससे क्या है कि एक प्रकार से बिहार जो है वो डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74th इंडिपेंडेंस डे पर जब स्पीच दी थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे देश में लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन जो है वो पहुंच गया है 2014 के बाद से। और ये एक तरीके से जो भारत नेट प्रोग्राम है उसका भाग है। ये जो भारत नेट प्रोग्राम है इसका उद्देश्य है कि भारत के सभी स्थानों पर इंटरनेट जो है उसकी सुविधा प्रदान करना। इसी में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा डिजिटल लॉकर सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। ये जो भारत नेट प्रोग्राम है ये लाया गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाए गए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाए गए हैं ताकि एक प्रकार से देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन अर्थात डिजिटल क्रांति जो है वो लाई जाए। और इसी में जो भारत सरकार है उसका प्लान है डिजिटल विलेज बनाने का पूरे देश में। और इसी के अंतर्गत ये जो घर तक फाइबर स्कीम है ये लाई गई है ताकि जो गांव हैं उन्हें डिजिटल विलेज बनाया जा सके। एक बार इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसके द्वारा इस परियोजना को लागू किया जाएगा। कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आंसर देना है कि बिहार की कैपिटल अर्थात बिहार की राजधानी जो है वो क्या है। आपको पता है हम जब भी किसी स्टेट की बात करते हैं तो उसकी राजधानी देखते हैं ताकि जो कंटिन्यू आपको याद होता रहे और इसका रिवीजन होता रहे। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में हम बात करेंगे मालदीव से रिलेटेड। मालदीव से रिलेटेड क्या हुआ है कि मालदीव्स और भारत के बीच में पहली डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस जो है वो स्टार्ट हुई है। कार्गो फेरी सर्विस का मतलब होता है कि ये फेरी शिप है, ये नाव है जो कि भारत और मालदीव्स के बीच में लगातार आएगी जाएगी और जो भी माल मालदीव्स तक पहुंचाना है वो इसमें भेजा जा सकेगा। तो ये पहली डायरेक्ट कार्गो सर्विस है जो कि भारत और मालदीव्स के बीच में ही है। वरना क्या होता है कि कोई शिप उस ट्रैक पर जा रही है, उस रूट पर जा रही है तो उसके ज़रिए सामान मालदीव्स तक पहुँचाया जाता है। कल हमने मालदीव्स के बारे में देखा था तो आपको रिविज़न के लिए वापस बताना है कि मालदीव्स की कैपिटल क्या है, ये हमने कल देखा था। मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है ये भी आपको कल
कल बताया गया था, तो इसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा मालदीव्स में करेंसी कौन सी चलती है, तो मालदीव्स में जो करेंसी चलती है, जो मुद्रा चलती है, वो है मालदीवियन रुपया। तो हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, आपको ध्यान रखना है हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अर्थात जो विदेश मंत्री हैं वो हैं एस जयशंकर, और मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। तो इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसके दौरान ये जो फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस है उसकी पहले घोषणा की गई थी और अब ये सर्विस में आई है, इसे लॉन्च किया गया है। ये चलेगी ट्वाइस इन अ मंथ मतलब महीने में 2 बार, और इसका जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका ऑपरेशन किया जाएगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा ये जो फेरी सर्विस है इसमें कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी इसलिए है ताकि जो मालदीव्स तक ट्यूना फिश होती है या फिर इसी तरीके के जो अदर मरीन फूड प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कि इसी तरीके के जो दूसरे समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं वो पहुंचाए जा सके और वो रास्ते में खराब ना हो। तो इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार है उसे बढ़ावा मिलेगा। तो अगर हम मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स का मैप जो है मैंने आपको कल बताया था, मालदीव्स जो है वो एक आइलैंड नेशन है अर्थात ये समुद्र के बीच में है। तो इसके कारण क्या है कि यहाँ पर जो कृषि है वो ज़्यादा नहीं होती है और मालदीव्स के लिए बोला जाता है कि ये 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, मतलब इसमें जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इम्पोर्ट की जाती है। यहाँ तक कि इसके द्वारा पानी का भी इंपोर्ट किया जाता है। अब सोचिए कि ये जो कंट्री है ये चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है, लेकिन आपको पता है कि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है और उसे आप यूज़ नहीं करते हैं। तो मालदीव्स एक ऐसी कंट्री है जो पानी तक का इंपोर्ट करती है। तो इस तरीके से मालदीव्स 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है और अगर इन दोनों के इंडिया और मालदीव्स के बीच की कनेक्टिविटी बढ़ती है तो बायलैटरल ट्रेड जो है, द्विपक्षीय व्यापार जो है उसे बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि भारत की इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो पाएगी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे भी प्रभावित करेगी ये। और इसके साथ ही अभी जो कोविड-19 का समय है तब ये देखा जा रहा है कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी प्रभावित हुई है, क्योंकि एक तो ये जो कंट्री है ये पूरी तरीके से टूरिज्म पे डिपेंडेंट है और अभी कोविड-19 के समय में क्या हो रहा है कि लोग पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए आ नहीं रहे, और दूसरा ये इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। और हमने कोविड-19 के समय में ये देखा कि काफ़ी स्टेट की, कंट्रीज़ की जो बॉर्डर है वो सील हो गई थी, तो यहाँ पर चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है, जिससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। इसी से रिलेटेड हमने कल एक न्यूज़ देखी थी, उसमें हमने देखा था कि भारत के द्वारा लगभग $250 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मालदीव्स को दिया जा रहा है। और इसके बाद में अब ये जो फेरी सर्विस है वो भी इंडिया जो है वो प्रोवाइड करेगा। पहले भारत और मालदीव्स के बीच में ये देखा जाता था कि भारत जो है वो मालदीव्स के लिए चौथे नंबर का एक्सपोर्टर था। भारत जो है मालदीव्स के बहुत पास में स्थित है, आपको पता है यहाँ पर भारत है और फिजिकली बहुत पास में स्थित है, लेकिन तो भी मालदीव्स में जितने भी दूसरे देशों से इंपोर्ट आता है, आयात करता है दूसरे देशों में, उसमें चौथे नंबर पर भारत से आयात करता था। इसके अलावा मालदीव्स के द्वारा सिंगापुर, चाइना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का आयात किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि कोविड-19 के कारण ये जो इम्पोर्ट है ये काफ़ी प्रभावित हुआ है और अब ये देखा जा रहा है कि भारत जो है वो मालदीव्स का सेकंड नंबर का एक्सपोर्टर बन गया है, मतलब इंडिया बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू मालदीव्स। इस तरीके से एक प्रकार से इंडिया ने ये प्रूव कर दिया है कि ये मालदीव्स को अभी डिफ़िकल्टी का जो टाइम है उसमें भी सप्लाई साइड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, अपनी जो सप्लाईज है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में भारत और मालदीव्स के जो संबंध है वो बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि ये जो डायरेक्ट फेरी होगी ये एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करेगी और इसके साथ ही समय पर और कम समय में कोस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया प्रोवाइड करेगी, जो कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसे बढ़ावा देगा। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स में, बेटा साइक्लोन मूविंग टुवर्ड टेक्सास एंड ल्यूजिनिया। तो टेक्सास और ल्यूजिनिया कहाँ पर है? ये यूएस में है और एक साइक्लोन है जिसका नाम है बेटा, ये इस क्षेत्र की तरफ आ रहा है। तो ये जो बेटा साइक्लोन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। आपको पता है कि जो साइक्लोन है वो हम दो तरीके के बोलते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरे होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या अंतर है, तो ये जो
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का स्थान होता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो स्थान होता है, इन क्षेत्रों में अगर कोई से साइक्लोन आते हैं तो इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। और इसके अलावा इनके ऊपर के क्षेत्र में और यहाँ के क्षेत्र में अगर कोई साइक्लोन आते हैं तो इन्हें टेम्परेट साइक्लोन बोला जाता है। तो जो टेम्परेट साइक्लोन है इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर वेव साइक्लोन या फिर सिंपली इनको डिसरप्शन भी बोला जाता है। वहीं पे ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम ये बीटा साइक्लोन की बात करें तो हम ये देख रहे हैं, ये आ रहा है टक्सास और ल्यूजियाना की तट की ओर। तो इसके लिए ये बोला जा रहा है कि ये स्थान जहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा तूफान आ रहे हैं ये अब यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और इस चक्रवात के बाद में, इस साइक्लोन के बाद में जो नेशनल वेदर सर्विस है उनने ये कहा है कि इन स्थानों पर 51 सेंटीमीटर से ज़्यादा की जो रेन है वो हो सकती है। और इसके लिए बोला जा रहा है कि ये जल्द ही ये जो कोस्ट है इसको हिट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो साइक्लोन है ये डेवलप हो रहा है। यहाँ पर मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताना है। आपको पता है कि ये जो साइक्लोन होते हैं ये ऐसे रोटेशनल होते हैं, ये घूमते घूमते जाते हैं इस कोस्ट तक। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि साइक्लोन की जो सर्कुलेशन होती है उसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि हम आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल गोल घूमती है और उसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है, वो कोरियोलिस फोर्स होता है। और इसी के कारण से ये जो चक्रवात हैं, ये जो साइक्लोन है, ये रोटेशनल होते हैं। ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये काफ़ी साइंटिफिक है, लेकिन आपको यहाँ पर बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि ये जो साइक्लोन में रोटेशन होता है ये कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में मैंने अभी आपको बताया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये जब अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक एरिया में आते हैं, मतलब ये अटलांटिक महासागर और पूर्व उत्तरी प्रशांत महासागर में आते हैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर इन्हें हरिकेन कहा जाता है। इसके अलावा यही चक्रवात जब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आते हैं, मतलब पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं, तो इन्हें टाइफून कहा जाता है। मतलब अगर चाइना की तरफ, ये चीन है, अगर यहाँ पर कोई चक्रवात आएगा इस तरीके का तो इसे टाइफून कहा जाएगा। और आपको पता है यहीं पर जापान आता है, अगर जापान में भी इस तरीके का कोई चक्रवात आएगा तो उसे टाइफून कहा जाएगा। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में अगर इस तरीके के ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो उसे विली विली कहा जाता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट है जो याद रखने हैं। जब भारत में इस तरीके के चक्रवात आते हैं तो उन्हें चक्रवात ही कहा जाता है, उन्हें साइक्लोन ही कहा जाता है। अगर साइक्लोन को लेकर इंडिया में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभी महाराष्ट्र की कोस्ट पर कौन सा साइक्लोन आया था, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र की कोस्ट पर हाल ही में जो साइक्लोन आया था उसका नाम था साइक्लोन निसाग्रा। और इसके अलावा कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल की कोस्ट पर एक साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन का नाम था साइक्लोन अम्फान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये साइक्लोन कौन से राज्य की तरफ आए थे भारत में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी इन न्यूज़, अर्थात समाचार में जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहे हैं उनको लेकर। तो इसमें हमारी पहली न्यूज़ है कि हिस्टोरिकली फर्स्ट 2 वुमेन चॉपर पायलट जो हैं वो ऑपरेट करेगी। तो आपको पता है कि हमारी, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें या फिर हम नेवी की बात करें, तो सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जो फाइटर रोल होते हैं, जो कॉम्बैट रोल होते हैं, वो महिलाओं को नहीं दिए जाते हैं। ऑपरेशनल कार्य जो है वही महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और जो कॉम्बैट रोल है वो भी महिलाओं को दिए जा रहे हैं। हाल ही में जो राफेल है वो आया है, उसको उड़ाने को लेकर भी कई महिलाएं जो है उनके नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। तो उसी के संबंध में अभी जो नेवी है उनके द्वारा क्या किया गया है, 2 वुमेन चॉपर हैं, उनने नेवी का जो ऑब्जर्वर कोर्स है वो पास कर लिया है। और उसके बाद में अब ये इंडियन नेवी के जो हेलीकॉप्टर होते हैं उन्हें संचालित करने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला हवाई युद्धपोत जो है वो बन जाएंगी। तो ये जो 2 ऑफिसर्स हैं इन दोनों के नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह। तो ये दोनों इंडिया की फर्स्ट एवर वुमेन एयरबोर्न कॉम्बेटेंट ऑफ इंडियन नेवी टू ऑपरेट हेलीकॉप्टर फ्रॉम द डेस्क ऑफ वॉरशिप बन गई हैं। ये जो इनने
कोर्स क्लियर किया है। इसमें इन कोर्स के साथ में 17 और ऑफिसर थे, जिसके बाद में इन्हें विंग नाम से इन्हें अवार्ड दिया गया है और ये एज अ ऑब्जर्वर्स ग्रेजुएट होंगी वहाँ से। तो ट्रेडिशनली जो वुमेन्स होती है उनका जो नेवल सर्विसेज होती है उनमें जो रोल था वो सिर्फ हेलीकॉप्टर की विंग जो होती है, हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट की विंग्स जो होती है उनको फिक्स करने का था या फिर उसके ऑपरेशनल को लेकर था, लेकिन कॉम्बैट रोल जो है वो नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है अंगरीता शेरपा पासेज अवे। ये जो अंगरीता शेरपा हैं ये एक माउंटेनियर है। इनके द्वारा जो माउंट एवरेस्ट है उस पे करीब 10 बार चढ़ा गया है और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को 10 बार चढ़ा गया है। ये नेपाल से हैं, नेपाल बेस्ड हैं। और यहाँ पे अगर शेरपा की बात की जाए तो आपके लिए यहाँ पर ये जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हिमालय जो माउंटेन है, हिमालय जो पर्वत है, वहाँ के जो इंडिजीनियस ग्रुप है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें शेरपा के नाम से जाना जाता है। तो वो वहाँ की एक ट्राइब है और एक तरीके से ये जो शेरपा है ये जो हिमालय के गाइड होते हैं माउंटेन के, उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो जो हिमालय पर्वत की चढ़ाई करने के लिए आते हैं उनको ये जो गाइड होते हैं ये सलाह देते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी अच्छा क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस जो है वो होता है। तो इसी शेरपा एथनिक ग्रुप जो है उसके ये अंगरीता थे। इनके द्वारा लगभग 10 बार चढ़ाई की गई है। सभी एक्सेंट्स पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे और वो भी इनके द्वारा बिना बॉटल्ड ऑक्सीजन के किया गया। नॉर्मली क्या होता है कि एवरेस्ट पर जिन भी व्यक्तियों के द्वारा चढ़ाई की जाती है तो वो अपने साथ में ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ की चोटी पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती जाती है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन का उपयोग करे ये जो माउंट एवरेस्ट के सभी एक्सेंट है वहाँ की चढ़ाई करी है 1983 से 1996 के बीच में। इसके कारण इनकी जो ये क्लाइंबिंग स्किल्स थी इनको देखते हुए इन्हें स्नो लेपर्ड बोला जाता था, अर्थात इन्हें हिम तेंदुए के रूप में जाना जाता था। इनका जो नाम है वो प्रेस्टिजियस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें भी लिखा गया है। इन्हें वो भी सर्टिफिकेट मिला है और इन्हें वो सर्टिफिकेट मिला है मोस्ट नंबर ऑफ सक्सेसफुल एसेंट, मतलब सबसे ज़्यादा इनने सक्सेसफुल चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर और ये इनके द्वारा बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन जो है उसके किया गया है, जिसको देखते हुए इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें स्थान मिला है। इसके साथ ही इनको एक इम्पॉर्टेंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनने बनाया है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो सर्दियों में करी। आपको पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो वहाँ पर वैसे ही काफ़ी ठंड रहती है और उसके अलावा जब आप वहाँ पर ठंड में जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये करना। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एवरेस्ट की विंटर में चढ़ाई करी है, वो भी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना। ये इनने किया था दिसंबर 1987 में। अब इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए ये जो पर्सनैलिटी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही हम यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड हम कुछ और भी पॉइंट देखेंगे। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा जो ये माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय में है। जो हिमालय पर्वत है उसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और ये जो माउंट एवरेस्ट वाला स्थान है ये नेपाल में है। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, भारत में इस स्थान पर जो हिमालय पर्वत है वो फैला हुआ है, लेकिन ये जो एवरेस्ट की चोटी है ये जिस भाग पर है वो नेपाल में है और कुछ स्थान इसका चीन में आता है। माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो माउंट एवरेस्ट रखा गया है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। तो जॉर्ज एवरेस्ट जो है वो सन 1830 से लेकर 1843 के बीच में भारत के महासर्वेक्षक रहे थे और उनके नाम पर इस चोटी का नाम जॉर्ज एवरेस्ट रखा गया है। इससे पहले ये जो माउंट एवरेस्ट है इस चोटी का नाम चोटी 15 था। इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है उसे विश्व का थर्ड पोल भी बोला जाता है, अर्थात इसे विश्व का तीसरा ध्रुव भी बोला जाता है और ये बोला जाता है कि ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान है। इसके अतिरिक्त नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सगरमथा और तिब्बत में इसे बोला जाता है कोमो लांगमा। इसके साथ ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने से रिलेटेड हम रिकॉर्ड की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरेग, इनने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे, इनके द्वारा ये 1953 में किया गया था। इसके बाद में पहली महिला जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी वो थी जुको तबई, ये जापान की थी और इनने सन 1975 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी।
इसके अलावा बछेंद्री पाल जो है वो पहली भारतीय महिला थी जिनने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, और ये इनने 1984 में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो अगला सेक्शन है हमारा बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ से, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार से। तो इसमें हमारी न्यूज़ है कि जो गूगल पे है उन्होंने टैप टू पे ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है एसबीआई कार्ड यूज़ करने वालों को। तो आपको पता है कि ये जो पीओएस मशीन होती है इसमें अभी तक आप सिर्फ कार्ड स्वाइप कर सकते थे, लेकिन अभी जब कोविड-19 चल रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम फिजिकल कांटेक्ट हो, तो ऐसे इसके चलते जो गूगल पे का प्लेटफॉर्म है इनने कोलैबोरेशन किया है एसबीआई कार्ड के साथ में। ये जो एसबीआई कार्ड है ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला है, और इनने गूगल पे के साथ में कोलैबोरेशन अनाउंस किया है, जिसके बाद में क्या होगा कि आप जो कार्ड पेमेंट करते हैं उसको आप गूगल पे से लिंक करके 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक आप क्या करते थे कि इस मशीन में स्वाइप करते थे, उसके लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अब गूगल पे ने एसबीआई कार्ड के साथ में कोलैबोरेशन किया है और उसके बाद में आप 3 तरीके से पे कर सकते हैं। एक तो है टैप एंड पे, जिसमें आपको कार्ड को सिर्फ टैप करना होगा, टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरे से हो जाता है, ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भारत क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन कर सकते हैं आप मर्चेंट के पास में, और वहाँ से आप पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना जो एसबीआई कार्ड है उसको गूगल पे से लिंक करना होगा। इसके साथ ही जो ऑनलाइन पेमेंट है वो किया जा सकता है बिना फिजिकल क्रेडिट कार्ड के, जैसे कि आप गूगल पे से डायरेक्ट उसमें पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कम से कम फिजिकल कांटेक्ट होगा, ज़ीरो कांटेक्ट होगा, और डिजिटल फॉर्म ऑफ पेमेंट जो है उसे बढ़ावा मिलेगा, जो कि सेफ है और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसे बढ़ाएगी। तो यहाँ पर हमने एसबीआई और गूगल पे 2 चीज़ों के बारे में बात की। तो इनसे रिलेटेड आपको पता है, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अलावा हमने गूगल की बात करी, तो गूगल का फाउंडर्स जो हैं आपको वो पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। गूगल के फाउंडर्स थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। अभी गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गूगल की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है अल्फाबेट आईएनसी, और गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, जो कि है यूएसए में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बुक्स एंड अवार्ड्स, पुरस्कार और पुस्तकें। तो इसमें हम बात करेंगे आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 को। तो जो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 का जो पुरस्कार है वो मिला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आईजी नोबेल प्राइज़ है ये क्या है। तो ये आईजी नोबेल प्राइज़ जो है ये एक प्रकार का सैटिरिकल प्राइज़ है, अर्थात एक प्रकार का व्यंग्य पुरस्कार है। व्यंग्य पुरस्कार से मतलब है कि इनको जो पुरस्कार दिया जा रहा है एक तरीके से उस पर सरकाज़्म किया जा रहा है, व्यंग्य दिया जा रहा है। अगर इनको मेडिकल एजुकेशन के लिए पुरस्कार दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके द्वारा मेडिकल एजुकेशन पे बहुत काम किया गया है, बल्कि इनके द्वारा काम नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें इस तरीके का पुरस्कार दिया जा रहा है ताकि इन पर एक प्रकार से व्यंग्य साधा जा सके। तो इस तरीके से आईजी नोबेल पुरस्कार जो है वो सैटिरिकल प्राइज़ दिया जाता है हर साल। मैगजीन है जिसका नाम है एनल्स ऑफ इम्प्रॉबेबल रिसर्च, इस मैगजीन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, और ये स्पेशल है ह्यूमरस कवरेज में और डिस्कशन ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट में। मतलब व्यंग्य अनुसंधान जो है वो पत्रिका का नाम हिंदी में होगा, और ये वैज्ञानिक विकास की चर्चाओं को लेकर और उस पर विशेषताएं जो है उस पर व्यंग्य साधने के लिए दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है ये मेडिकल एजुकेशन को लेकर, और इसके साथ ही कई अन्य देशों के जो हेड्स हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, जिसमें ब्राज़ील के हेड आ जाते हैं, यूके हेड आ जाते हैं, मैक्सिको, बेलारूस, यूएस हेड, टर्की के हेड, रशिया के हेड और तुर्कमेनिस्तान के हेड, इन सभी देशों के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके साथ में नरेंद्र मोदी जो है उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है 1998 में। ये क्यों दिया गया था? क्योंकि उस टाइम पर जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया गया था उसके चलते उनके द्वारा इसे पीसफुल बोला गया था, तो उसके चलते ये अग्रेसिवली पीसफुल बोलते हुए उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी को ये
आईजी नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था, अर्थात उन्हें बोला गया था कि ये आक्रामक रूप से शांतिपूर्ण विस्फोट था। यहाँ पर अगर हम आईजी नोबेल की बात करें तो आप इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स जो हैं वो पढ़ते हैं। तो आईजी नोबेल जो है वो एक प्रकार से नोबेल का एंटोनिम है। एंटोनिम का मतलब है कि विपरीत है, तो नोबेल का मतलब होता है प्रतिष्ठित, तो आईजी नोबेल का मतलब हो जाएगा अप्रतिष्ठित। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स सेक्शन, स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात खेल समाचार। इसमें हम बात करेंगे नोवाक जोकोविच की। तो ये हैं सर्बिया से, ये सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं और इनके द्वारा अभी एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। ये सर्बियन टेनिस प्लेयर जो हैं, इन्हें जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल है उनके द्वारा विश्व का नंबर 1 मैन सिंगल का टेनिस प्लेयर बोला जाता है। और इनके द्वारा हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 ट्रॉफी जो है उसका टाइटल जीता गया है 36th टाइम। और इसके अलावा इन्होंने इटालियन ओपन का जो टाइटल है वो जीता है 5वीं बार। इस विक्ट्री के बाद में नाउ ही बिकेम द हाईएस्ट प्लेयर टू विन द टाइटल ऑफ एटीपी मास्टर। तो हम ये देख रहे हैं कि इनने 36वीं बार ये जीता है, जिसके बाद में इतनी बार जीतने वाले ये हाईएस्ट प्लेयर बन गए हैं। तो ये कहाँ से हैं और ये टेनिस के प्लेयर हैं, वर्ल्ड के फर्स्ट, ये जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हम जो डेली कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसमें आज हम चर्चा करेंगे नदियों के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रिवर्स। तो इसमें वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अर्थात दुनिया की सबसे लंबी नदी वो कौन सी है, तो वो है नाइल नदी अर्थात नील नदी। इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। ये नाइल नदी है अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद में लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो ये लॉन्गेस्ट देखा था, ये लंबाई में। लार्जेस्ट का मतलब है कि पानी जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है, पानी की मात्रा जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है, तो लार्जेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड है अमेजोन में। अमेजोन है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की नदी है ये, इसे लार्जेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड कहा जाता है। इसके अलावा डीपेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड मतलब विश्व की सबसे गहरी नदी जो है वो है कॉन्गो, इसको ज़ेरे नदी भी बोला जाता है। इसके अलावा यूरोप जो है वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा, इसकी लंबाई है 3530। ये आपको सिर्फ नाइल रिवर की लंबाई जो है वो याद होनी चाहिए, इसके अलावा हर रिवर की लंबाई जो आपको याद नहीं भी होगी तो भी चलेगा। इसके अलावा एशिया की सबसे लंबी नदी है याक्स्ते। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो है मिसौरी मिसिसिपी। ये जो मिसौरी मिसिसिपी है ये यूएसए में है। इसके बाद में लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजोन। जब अमेजोन के हमने बारे में बात की कि ये विश्व की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये साउथ अमेरिका की भी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। अब एक पॉइंट आपके लिए है कि जो नील नदी है और जो अमेजोन नदी है उसको लेकर एक डिस्प्यूट है। अमेजोन नदी जो है वो है ब्राज़ील में, और ब्राज़ील की जो गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि जो अमेजोन नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन वही नील नदी के लिए बोला जाता है कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन फैक्ट में हम यही मानते हैं कि जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है और जो अमेजोन है वो विश्व की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। इसके अलावा नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूएसए, तो ये मैंने बताया था नॉर्थ अफ्रीका की सबसे बड़ी है, ये यूएसए में है, तो यूएस के लिए भी ये सबसे बड़ी नदी हो जाएगी मिसौरी मिसिसिपी। इसके बाद में लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना, लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना है यांगजे, इसको हमने बोला था कि ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे लंबी नदी है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है इंडस अर्थात सिंधु नदी। सिंधु नदी से संबंधित जो ट्रीटी है उसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले चर्चा करी थी। तो आपको जवाब देना है कि ये जो इंडस ट्रीटी है वो किन दो देशों के बीच की है, ये हमने डिस्कस किया था, ये आपके रिवीजन के लिए है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है मेरे डार्लिंग, ये आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया इज मेरे डार्लिंग, ये आपको याद हो जाएगा इजीली। इसके बाद में लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूनाइटेड किंगडम इज सेवन, यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी है सेवन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर देखे और ये आपको याद होने चाहिए, ये आपके एग्जाम में स्टैटिक फैक्ट्स में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का डिस्कशन है वो खत्म होता है और अब हम चलते हैं क्विज की तरफ। तो क्विज में आपको पता है हम रोज
आपको सही जवाब देने के लिए अप्लॉज करते हैं। तो कल के क्विज में जिन्होंने सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया था वो हैं डी भास्कर, सोनिका खंडेलवाल और अंकित चौधरी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सबसे सही जवाब दिया है और आप काफ़ी कंसंट्रेटेड थे। अब आज का क्विज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्विज़ में भी आप सभी को कोशिश करनी है कि आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ में रहें और आपने पहले का जो सेशन है वो कितना ध्यान से सुना है ये आपको पता लग जाएगा। इसके साथ ही जब आप क्विज़ के आंसर देते हैं तो आप खुद को मार्क्स भी दे सकते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर आप सही जवाब दे रहे हैं तो आपको खुद को 1 नंबर देने हैं और अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। यहाँ पे ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपको उसके लिए 0 नंबर देने हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको खुद को मार्क्स देने हैं ताकि आप सेल्फ असेसमेंट कर सकें। मैंने आपको पहले भी बोला था, इफ़ यू स्वेट इन द प्रैक्टिस यू वोंट ब्लीड इन द बैटल। अगर आप अभी कोशिश करेंगे तो आप एक्चुअल में आपका जब बैटल ग्राउंड है, आपको जहां एग्जाम देना है, आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी यहाँ पर आपके मार्क्स कम आए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपनी जो प्रैक्टिस है उसे बढ़ाना है ताकि आप अपने मार्क्स को बेटर कर सकें। तो हमारे क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट द डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या डॉक्टर जितेंद्र सिंह? इसके बाद में नेक्स्ट है, विच डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 16 टू 30 सितंबर? किस विभाग ने 16 से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है? इंडियन रेलवेज, इंडियन टूरिज्म, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या नेशनल वाटर अथॉरिटी? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर हैड स्टार्टेड द स्कीम ऑफ फाइबर टू होम? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने घर तक फाइबर योजना की शुरुआत किस राज्य से की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज ट्रॉपिकल साइक्लोन बेटा केम? जापान, चीन, अमेरिका या फिलीपींस? इसके बाद में अगली न्यूज है कि हाल ही में कौन सी 2 महिला युद्धपोतों के डेक से हेलीकॉप्टर संचालित करने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला हवाई युद्धपोत बन गई है? तो इन चारों में से आपको इसका आंसर देना है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, सब लेफ्टिनेंट रीता सिंह और सब लेफ्टिनेंट आरुषि सिन्हा, सब लेफ्टिनेंट अंजलि एंड सब लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, सब लेफ्टिनेंट मोनिका एंड सब लेफ्टिनेंट अविका सिंह। तो इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है, हु इज करंटली द CEO ऑफ गूगल? लैरी पेज, सुंदर पिचाई, के शिवम या सबीर भाटिया? नेक्स्ट है, Who has been awarded the IG Nobel Prize for 2020? 2020 के लिए IG नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी या फिर ममता बनर्जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? रूस, स्विट्जरलैंड, सर्बिया या फिर फ्रांस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट फ्लोज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल? दुनिया के सबसे लंबी नदी नील जो है वो किस महाद्वीप में बहती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया? तो यहाँ पर हमारा आज का क्विज खत्म होता है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका एकदम करेक्ट आंसर देना है। ऑल द बेस्ट फॉर द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।